जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपकी अपनी फैमिली ओनली स्टडी में। इस वीडियो में हम यूपीएससी से रिलेटेड कुछ सुधारों के बारे में बात करेंगे। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तभी आपने इस वीडियो को देखा होगा। लेकिन जो स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ सुधार हैं जिन पे बात करेंगे, जो यूपीएससी में होने ही चाहिए। अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आप किस स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपको वहाँ पे क्या सुधार दिखते हैं। आप एक सिविल सर्वेंट, फ्यूचर सिविल सर्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सुधार सोच पा रहे हैं। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप में लगभग 50% तो जो सिविल सर्वेंट वाली थिंकिंग है वो आई थिंक डेवलप हो चुकी होगी, क्योंकि आपको सिविल सर्वेंट बनना है। समाज में जो भी कमियां होती हैं वो आपको सुधार करनी है। तो एक सिविल सर्वेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूपीएससी में क्या सुधार करवाना चाहते हैं, या मान लो आप अपने आप को रख लो कि अगर आप यूपीएससी में किसी भी पद पर चयनित होते हैं तो आप क्या सुधार लाना चाहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेरे अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो हम देखो, जो यूपीएससी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कुछ ज़्यादा कमियां तो इसमें नहीं है, हालांकि कुछ दो तीन कमियां हैं। बाकी समय समय पर कमियां हर किसी के सामने आ ही जाती हैं। लेकिन जैसे अभी 2025 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, तो उस चीज़ को लेके बहुत सारी कमियां यूपीएससी में लोगों को लगी, या फिर यूपीएससी के कैंडिडेट्स ने जो भी तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उन्होंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट या फिर रिफॉर्म्स की यूपीएससी में मांग करी। तो समय समय पर जो भी कमियां होती हैं वो सामने हर किसी की आती रहती हैं। फिलहाल जो सिफारिश करी गई थी एक कमेटी के द्वारा, आपको बता दूं मैं कि एक कमेटी गठित करी गई थी। उन्होंने ये सिफारिश करी थी कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम कराने का प्रोसेस है वो लगभग 12 से 15 महीने का है। तो इट्स वेरी लॉन्ग टर्म। सो ये बहुत ही लंबा समय है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो 9-9 10-10 अटेम्प्ट तक दे देते हैं और लगभग उनकी 12 से 15 साल की उम्र इसी यूपीएससी के फील्ड में ही निकल जाती है, जो कि प्रोडक्टिव एज होती है। अगर वो 20 से 35 या 40 साल की एज में कुछ भी अदर फील्ड में अगर वो इस तरीके से मेहनत करते तो आई थिंक वो कुछ अच्छा गेन कर लेते। लेकिन यूपीएससी में देखो, हम कितनी मेहनत कर लें, अगर हम सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो हम यहाँ से जीरो जीरो हैं। हाँ, भले ही हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से हम मार्केट में कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग टीचिंग करा सकते हैं, या फिर हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हम अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, ये सब आप तभी खोल पाएँगे जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे। जो एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा होता है, अगर वो लगभग 8 से 10 साल यूपीएससी को दे दे और फिर भी सिलेक्शन उसका नहीं हो, तो उसके पास एक चैलेंज ये हो जाता है कि अब वो करे क्या आखिर? मार्केट में उसे कुछ रास्ता दिखता नहीं है। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे अभी एक बहन और भाई ने कुछ गलत कदम उठा लिया था क्योंकि उनका रिजल्ट नेगेटिव रहा था यूपीएससी का। तो इस तरीके के भी कदम लोग उठा लेते हैं। ये यूपीएससी एक ट्रैप है जिसमें आप अगर फँस गए ना, तो आप फँसते चले जाएँगे। आपके 4 से 5 साल कब तबाह हो जाएँगे आपको पता नहीं चलेगा। और हो सकता है कि अगर आप सिलेक्शन ले लें तो 1 साल आपके लिए पर्याप्त है और आप 1 साल में सिलेक्शन लेके किसी अच्छी स्टेट में जाके अपनी सर्विस को एन्जॉय कर सकते हैं। तो पहला अ, जो इम्प्रूवमेंट ये है, पहला इम्प्रूवमेंट ये था कि जो एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन है वो 12 से
सॉरी 12 से 15 महीने की है तो उसे घटाकर 6 मंथ कराया जाए, ताकि 1 साल में एस्पिरेंट लगभग 2 अटेम्प्ट दे सकें। जिससे क्या होगा, जो इनकी प्रोडक्टिविटी की जो एज है वो सारी यूपीएससी में वेस्ट नहीं होगी और वो सही समय पर अपने अटेम्प्ट पूरे कर चुके होंगे। अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो किसी अदर फील्ड में वो अपना भविष्य देखना स्टार्ट कर देंगे। तो पहला तो ये कि जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है वो 6 मंथ होनी चाहिए थी। ये एक कमेटी ने रिकमेंड किया था यूपीएससी के लिए, लेकिन यूपीएससी ने इस पर कुछ विचार नहीं करा। अब देखो, दूसरा सुधार ये है कि जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स होने के बाद जो कट ऑफ कट ऑफ या फिर जो आंसर की जारी करी जाती है वो आफ्टर द फाइनल रिजल्ट, मतलब कि जिनका प्रीलिम्स हो गया है, जिनका मेंस हो गया है, जिनका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया है, तो उनका जब रिजल्ट आता है तभी कट ऑफ या फिर जो प्रीलिम्स में कितने मार्क्स आए थे, जो बच्चे प्रीलिम्स को फेल कर जाते हैं तो उनके मार्क्स, उनकी मार्कशीट तभी ही जारी करी जाती है। वो भी रिजल्ट आने से 2-3 दिन बाद जारी करी जाती है। तो यार देखो, जब अ, ऐसा ये सुधार होना चाहिए कि मान लो कोई बच्चा प्रीलिम्स फेल कर गया, ठीक है? प्रीलिम्स फेल कर गया तो जब आप प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी करते हैं, उसके अगले 2 से 3 दिन बाद उसकी मार्कशीट उसको दे दीजिए, प्लस जो आंसर की है, आखिर बच्चा कितने नंबर से रहा है वो तो मार्कशीट में पता चल जाएगा, लेकिन कौन से क्वेश्चन उसके उसके गलत हुए हैं, कौन से क्वेश्चन उसके सही हुए हैं, ये आंसर की से पता चलेगा। तो दूसरा रिफॉर्म ये होना चाहिए कि जो आंसर की है वो प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद लगभग 2 से 3 दिन के बाद, अरे हम कह रहे हैं आप 5 दिन का समय ले लो, लेकिन बच्चे को उसके मार्क्स और आंसर की आप दे दो, ताकि उसे पता लगे कि यूपीएससी मेरे बस का है कि नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से रह जाते हैं कि मेरा 1 नंबर से रह गया या फिर 2 नंबर से रह गया या फिर 3 नंबर से रह गया या फिर 4 नंबर से रह गया। लेकिन होता क्या है, जब यूपीएससी की ऑफ़िशियल आंसर की आती है तो उसमें 10 से 12 मार्क्स का गैप हो जाता है, कोचिंग्स के अनुसार। तो बच्चे को पता लग जाए कि उसके बस की बात है कि नहीं है, आखिर वो कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। ये एक ब्लाइंडली हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे कि हमें यूपीएससी करना है, यूपीएससी करना है। फाइनली जब हम वेट करते हैं कि हमारी कमियाँ क्या रहीं, तो वो हमारी कमियाँ हमें 12 से 15 महीने के बाद देखने को मिलती हैं और उसी समय क्या होता है कि यूपीएससी का जो नेक्स्ट प्रीलिम्स है वो वही होने वाला होता है। तब हम अपनी पहले साल हमारी क्या कमियाँ रहीं जिसकी वजह से हम प्रीलिम्स में फ़ेल हो गए, तो उन कमियों को दूर करने का हमें चांस नहीं मिल पाता और हम फिर से क्या करते हैं, हम प्रीलिम्स देते हैं और फिर हमारी क्या कमियां रहीं हम वो नहीं जान पाते। ऐसे ही करते करते हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं और आखिर हमें बहुत से एक्सपीरियंस ऐसे हैं जिनके अटेम्प्ट तक ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलता कि आखिर मेरी कमियां क्या हैं, मैं किस कमी की वजह से बार बार प्रीलिम्स को फेल करता जा रहा हूँ। तो दूसरा सुधार यहाँ पे ये होना चाहिए और बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बाकी आप यूपीएससी में क्या सुधार चाहते हैं वो सुधार अपना वीडियो के नीचे कमेंट करना और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आपका जो भी फ्रेंड यूपीएससी की तैयारी कर रहा है कृपया करके उससे ये वीडियो ज़रूर से साझा करें, ताकि उसको भी इन सुधारों के बारे में पता चले और वो भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। देखो, प्रिपरेशन करते रहना, ऐसा नहीं है कि जो अनिश्चितता यूपीएससी में है तो उससे हम डर जाएंगे, ठीक है? डरना हमें नहीं है। देखो, यूपीएससी में अगर आ ही गए हो तो पहला तो दो चीज़ें मान के चलो, या तो डर जाएंगे या तो कर जाएंगे, बस। डरना अभी है नहीं, डरना तब है जब आपके 2 से 3 अटैम्प्ट, यहाँ तक कि 5 अटैम्प्ट तक हो जाएं और तब भी आपका प्रीलिम्स तक ना निकले। अगर आपने
एक आध बार प्रीलिम्स निकाल लिया ना, तो लिटरली आप में वो क्षमता है कि आप यूपीएससी को कर सकते हैं। हाँ, वो अलग चीज़ है, आपके अटेम्प्ट खत्म हो रहे हैं लगातार, लेकिन प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। अगर आप प्रीलिम्स को निकाल रहे हैं, इसका मतलब आप में 80% क्षमता है कि आप यूपीएससी में सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी अपनी राय ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।